हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बहुत दिन से हो गया था, वीडियो लेक्चर नहीं आ रही थी, तो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग को स्टडी करना है कि न्यूलैंड ने क्या किया था, एलिमेंट्स लोग को क्लासीफाई किया था, अरेंज किया था उन्होंने। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। उन्होंने जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं कि म्यूजिकल नोट्स कौन से होते हैं। हालांकि आप लोगों ने सब ने सुना होगा 7 होते हैं म्यूजिकल नोट्स। कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, दा, फिर क्या होता है? नी। ये 7 होते हैं, ठीक है। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। ये 7 जैसे ही खत्म होता है उसके बाद तुरंत रिपीटेशन होता है। फिर किसका? नी के बाद आप बोलते हैं ना सा, सा, फिर ये यही होगा रिपीट। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, ठीक है। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो देखिए, ये 8वां है। गिनती कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ठीक है। तो ये जो 8वां म्यूजिकल नोट्स है, 8th म्यूजिकल नोट्स है, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट म्यूजिकल नोट से क्या कर रही है? मैच कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। अब देखिएगा, ठीक इसी तरीके से न्यूलैंड जी ने भी एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया था कि जो 8वां, 8वां नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे हर 8वां, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करती थी। यही थी इनका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अभी समझ नहीं आएगा, इसको धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहां से गिनती स्टार्ट की थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8th। तो ये हुआ था। अब इसके लिए 8वां कौन होगा? यहां से गिनती स्टार्ट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो देखिए, इसका जो 8th है वो इसके रिस्पेक्ट में 8th है। यहां से अगर गिनती स्टार्ट करेंगे तब 8 आएगा। तो मैंने क्या कहा था? हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेगी। यही मेन स्टेटमेंट था न्यूलैंड्स जी का। आई रिपीट अगेन कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेगी, ठीक है। उसके फर्स्ट वाले से, जैसे इसके लिए फर्स्ट कौन होगा? ये यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे तभी 8 यहां आएगा। यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे तो 8 ही आएगा। तो इस 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे मैच की, इसका इससे मैच की। अब यहां से अगर गिनती स्टार्ट करेंगे तो 8वां देखिएगा कौन आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, ये आएगा। तो देखिए, म्यूजिकल नोट्स में हो रहा है ना कि हर 8वां म्यूजिकल नोट फर्स्ट वाले म्यूजिकल नोट से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर एलिमेंट को भी ऐसे ही 8 के ग्रुप में अरेंज किया जाए तो हर 8वां वाला उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेगा। नहीं आ रही है बात समझ में? अभी आ जाएगी अगर एक डायग्राम हम लोग बनाए तब। देखिए, म्यूजिकल नोट्स में शुरू से समझते हैं इसको। म्यूजिकल नोट्स हमारे पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो जब हम इसको अरेंज करते हैं
तो हर फर्स्ट वाला जो म्यूजिकल, हर एट्थ वाला जो म्यूजिकल नोट्स होता है वो फर्स्ट वाले से क्या करता है, मैच करता है। देखिए एट्थ और फर्स्ट मैच किए कि नहीं, दोनों सेम सेम है। ये एट्थ था तो इसके लिए फर्स्ट वाला कौन सा था, ये दोनों मैच किए कि नहीं। तो हर आठवां नोट्स फर्स्ट वाले नोट से, म्यूजिकल नोट से मैच कर रहा है कि नहीं। इस ये फर्स्ट है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, तो ये जो आठवां वाला नोट्स है म्यूजिकल नोट, वो अपने फर्स्ट वाले से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अगर यहां से हम लोग फर्स्ट गिने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, ये वाला आएगा एट्थ। देखिए हर आठवां वाला नोट्स हर फर्स्ट वाले नोट्स से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको फर्स्ट गिनूं तो इसका आठवां ये आएगा और आठवां वाला नोट्स फर्स्ट वाले नोट्स से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। समझ गए। ये देखा गया किसमें, म्यूजिकल नोट्स में। अब इसी का हेल्प लेकर के न्यूलैंड जी ने क्या किया समझिएगा। एलिमेंट्स को भी ऐसे ही एट है यहाँ पर, सॉरी सेवन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके अरेंज किया। ठीक इसी तरीके से बस सा के जगह में आपको कुछ ना कुछ क्या दिखेगा, एलिमेंट दिखेगा। रे के जगह में एलिमेंट दिखेगा दूसरा, गा के जगह में एलिमेंट दिखेगा, माँ के जगह में एलिमेंट दिखेगा, पा, द, नी, सब के जगह में एलिमेंट दिखेगा। और ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो एट्थ वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। इस वाला जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी वो इससे मैच करेगी। इस वाली एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेगी। इन्होंने प्रॉपर्टीज मैच करा दिया। जैसे नोट मैच हो रहे थे वैसे ही इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करेगी। देखते हैं कैसे। इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग मिटा लेते हैं या तो ऊपर में इसको बना लेते हैं। चलिए देखते हैं अब कैसे होता है। मैंने क्या कहा था, बस न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में आपको केवल एक ही स्टेटमेंट याद रखनी है जो इसकी जान है कि हर आठवां एलिमेंट उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से क्या करेगा, मैच करेगा। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेगा। बस इस बात को आप लिख लीजिए, यही है मेन लाइन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का, कि हर आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे म्यूजिकल नोट्स करते हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। देखिए फर्स्ट और एट दोनों सेम सेम हुए, वैसे ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करेगी। कैसे, सुनिएगा। ये पहला क्या है, सबसे पहले तो एक बताते हैं कि इन्होंने अरेंज कैसे किया। न्यूलैंड जी ने इसको अरेंज किया, लेकिन कैसे, किसके बिहाफ पे, एटॉमिक मास के बिहाफ पे। एटॉमिक मास को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम होता है 1, फिर उससे बड़ा लिथियम का, फिर उससे ज्यादा बेरिलियम का एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा बोरोन का एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा कार्बन का, फिर उससे ज्यादा नाइट्रोजन का, फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का, सोडियम, मैग्नीशियम, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का। ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले उन्होंने जमाया। किसको जमाया, एटॉमिक मास के बिहाफ पे एटम्स को जमाया, अरेंज किया। ठीक है, जैसे डोबेराइनर ने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किए थे, वो भी इन्होंने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया, अरेंज किया। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे कम एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा करते करते ऐसे अरेंज किया उन्होंने। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फिर उन्होंने पाया, देखिएगा क्या, ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और फिर क्या आ गया, एट।
अब 8 में कौन आया? फ्लोरीन। तो जो मैं क्या बताया था, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करेगी, इसलिए सेम ग्रुप में है। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वही किसकी प्रॉपर्टीज होती है? फ्लोरीन की। समझ आया? न्यूलैंड जी ने हालांकि बहुत बेहतरीन काम किया था, थोड़ा तो जो एलिमेंट्स थे उनको बेहतरीन तरीके से उन्होंने अरेंज कर दिया था, बट इनके कुछ लिमिटेशन भी थे, ड्रॉबैक भी थे, वो भी देखेंगे। समझ आ रहा है? ठीक। अब देखिएगा, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ये होगा, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए ये फर्स्ट है, तो इससे कौन मैच करेगा? फर्स्ट, यहां से गिनेंगे अब। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। एट यहां आया कि नहीं आया? तो हर आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट, तो इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ये। इसकी प्रॉपर्टीज से क्या करेगी? मैच करेगी। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वही किसकी होती है? सोडियम की प्रॉपर्टी होती है। और ये बात सही भी थी जो इन्होंने दिया। हाइड्रोजन की फ्लोरीन से कर रही है, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से भी मैच करती है। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम सेम ही ग्रुप में है, जैसे इन्होंने किया है। समझ आया? फिर इसका देखिए, जो इसका फर्स्ट यहां से गिनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। देखिए हर आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या करेगी? मैच करेगी। अब आपको समझ आ गया होगा इनका स्टेटमेंट क्या था, और ये सच में कर रहा था। बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैग्नीशियम से मैच करती है। ठीक है। फिर यहां से भी आप देख सकते हैं, 20 से मान के चलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए आठवां ये हुआ कि नहीं? तो इस आठवें के लिए फर्स्ट कौन हुआ? मैग्नीशियम। तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की सच में करती है प्रॉपर्टीज मैच। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज मैच करती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की भी प्रॉपर्टीज मैच करती है। समझ आया क्या स्टेटमेंट था न्यूलैंड जी का? कि हर आठवें, अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं, 7 7 का जमाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 को क्या करें? अरेंज करें। तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच करती है, सिमिलर होती है। जैसे आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो देखिए इस वाला आठवां एलिमेंट हुआ कि नहीं, और इसके लिए फर्स्ट कौन हुआ? ये। तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या करेगी? मैच करेगी। और सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सच में मैच करती है। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? यही स्टेटमेंट था। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने एलिमेंट को अरेंज कैसे किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसका एटॉमिक मास बढ़ते जाएगा, उसी के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था। क्लियर हो गया? और यही इनका था मेन चीज। ठीक। अब इन्होंने जो कहा सो कहा, मैं बता दिया आपका। कुछ हद तक सही था, बट इसमें कुछ लिमिटेशन भी थी। सबसे पहला बात समझा तो दिए सर, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए मैं नोट्स भी बनवा दे रहा हूँ, इनका लाइन भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपके बुक में दिया हुआ ही है ये वाला। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं, आपके नोट्स बनाने के लिए, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें अगर आए तो चलिए स्टूडेंट, अब बारी है इनका स्टेटमेंट देखने का, मतलब नोट्स आपका बनाने का। मेन चीज तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो सबसे पहले न्यूलैंड साहब जी ने क्या किया था? न्यूलैंड जी ने
एटम्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, ठीक है। और फिर क्या बताया था, ठीक उसी तरीके से अरेंज किया था जैसे म्यूजिकल में 7 नोट्स होते हैं। फिर उन्होंने बताया था तो 7-7 का किया था, ठीक है, 7-7 के 7-7 हर लाइन में, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी या मैच करेगी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये बात आपके मन में बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास को नहीं, देखिए, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। फिर क्या बोला है, एवरी 8 एलिमेंट, तो हर 8वां एलिमेंट एक्सहिबिट, यहाँ टी छूट गया है, एक्सहिबिट का मतलब क्या होता है, एक्सहिबिट का मतलब एच टू टाइम्स डबल हो गया है, देखिए इसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक्सहिबिट, EXHIBIT, एक्सहिबिट करना मतलब शो करना होता है। तो हर 8वां एलिमेंट शो करेगा सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, उसके फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक उसी तरीके से जैसे नोट्स इन अ म्यूजिकल ऑक्टेव्स। और अगर आप चाहें तो, और अगर आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है अपने परीक्षा के कॉपी को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सा रे गा मा पा दा, ठीक है। फिर नी छूट जा रहा है, नी, ठीक। फिर इसके बाद चाहे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इजी है, ठीक है। तो इसी जो मैंने बताया वो मैं इंग्लिश के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो हर 8वें एलिमेंट शो करता है सिमिलर प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट से, उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है 8वां एलिमेंट। ठीक उसी तरीके से जैसे म्यूजिकल नोट्स में होते हैं, ऑक्टेव्स में होते हैं सारे गाम, ये देख लिए, ठीक है। तो आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग फर्दर क्या देखते हैं, इनका ड्रॉबैक लिमिटेशन क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हालांकि बुक में दिया हुआ है, इनके तीनों लाइन को केवल मैं आप लोग को समझा देता हूं, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आप लोग को हेडिंग डाल लेना है यहाँ पर, ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। पहला ड्रॉबैक देखना है, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद लाइन में चलेंगे कि न्यूलैंड साहब जी ने केवल 56 एलिमेंट को ही अपने क्लासिफिकेशन में शामिल किया और उनको अरेंज कर दिया, 56 को कर दिया पूरा का पूरा। उनके समय में केवल 56 एलिमेंट ही पता थे, तो उन्होंने बढ़िया काम किया, 56 को पूरा अरेंज कर दिया, ठीक है, अपने क्लासिफिकेशन में। लेकिन वो जो कमी छोड़ गए वो क्या थी कि उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर ब्लैंक स्पेस क्यों छोड़ते वो? उनको इसलिए छोड़ना चाहिए था क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होती
तो उनको उस जगह पे रखा जाता जहां उसकी सही जगह होती। तो न्यू एलिमेंट की जब भी डिस्कवरी होता, तो उसके लिए उनको खाली जगह छोड़ना चाहिए था, ताकि जब जब फ्यूचर में नया नया एलिमेंट की डिस्कवरी होती तो उनको उनके पुराने वाले प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर पाते कि उस नए एलिमेंट को यहां रखा जाए, यहां रखा जाए, यहां रखा जाए, कहां रखा जाए। या 100 बात की एक बात जो आपको समझना है कि ये खाली जगह उनको छोड़ना चाहिए था भैया। क्यों छोड़ना चाहिए था अपने क्लासिफिकेशन में? क्योंकि इन फ्यूचर उनको भी पता होना चाहिए कि कितना बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है। तो अगर फ्यूचर में एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो उसको क्लासिफिकेशन में, जो उनका क्लासिफिकेशन है, उसको कहाँ रखा जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको ब्लैंक स्पेस, खाली जगह छोड़ना चाहिए था। समझ आया प्रॉब्लम? क्योंकि फ्यूचर में अगर नया एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही है तब कहाँ रखेंगे उसको, तो ये प्रॉब्लम हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती। तो न्यूलैंड साहब जीके में तो जगह ही नहीं था, उन्होंने खाली जगह ही नहीं छोड़ा था कि अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद मान के चलिए कोई एलिमेंट डिस्कवर कर लिया गया, अब उसको कहाँ रखें? जगह ही नहीं छोड़ा उन्होंने। यही प्रॉब्लम थी उनकी। दूसरी प्रॉब्लम देखिए क्या है। उन्होंने 56 को तो क्लासिफाई कर दिया अपने क्लासिफिकेशन में, तो इससे लोगों के मन में ये बैठ गया कि केवल 56 एलिमेंट ही होंगे, अब उससे ज्यादा की डिस्कवरी शायद नहीं होगी। ये थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ता है लोगों के मन में कि केवल 56 को कर दिए तो बस इतना ही एलिमेंट होगा, अब आगे डिस्कवरी नहीं होगी। तो लोगों के मन में ये बात बैठ गई। क्या बैठ गई? कि हाँ भैया, टोटल एलिमेंट कितना है? 56, अब आगे शायद एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। समझ आई बात? तो ये थोड़ा सा गलत प्रभाव जाता है। और मेन चीज तो हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ना था कि कभी भी मान के चलिए कोई एलिमेंट मिल गया हम लोग को, मान के चलिए मिल गया आयोडीन, तो वो कहाँ जमेगा, उसके लिए जगह छोड़ना चाहिए था उनको। छोड़े ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इन फ्यूचर डिस्कवर हुए बट उनके लिए कोई जगह छोड़ा नहीं गया। ये इनका मेन लिमिटेशन या ड्रॉबैक था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ड्रॉबैक में। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ड्रॉबैक या सेकेंड लिमिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि न्यूलैंड साहब जी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन यहां आप देखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम है, इंडियम है। तो जो क्रोमियम की प्रॉपर्टी होती है, कैल्शियम के बाद का बात कर रहा हूं, ठीक है, कैल्शियम के बाद जितने भी हैं, क्रोमियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच नहीं करती, बोरोन से मैच नहीं करती। ठीक उसी तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, इसमें क्या रहता है? जर्मेनियम रहता है, टिन रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों नहीं करती है। तो जो टाइटेनियम की प्रॉपर्टी है वो सिलिकॉन से मैच नहीं करती, कार्बन से मैच नहीं करती। सिमिलरली मैग्नीज की भी जो प्रॉपर्टी होती है वो फास्फोरस से मैच नहीं करती, नाइट्रोजन से मैच नहीं करती। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिएगा इनको सेपरेट डी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो आयरन होती है, आयरन की प्रॉपर्टी सल्फर से या ऑक्सीजन से मैच नहीं करती। बताइए आयरन क्या है? मेटल है कि नहीं? जबकि सल्फर और ऑक्सीजन क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक उसी तरीके से मैग्नीज मेटल है बट नाइट्रोजन मेटल नहीं है। टाइटेनियम मेटल होता है लेकिन सिलिकॉन वगैरह आप देखिएगा कि ये मेटलॉइड्स में आते हैं, उतना समझ नहीं आएगा भी आपको। पे क्रोमियम मेटल होते हैं,
ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ज्यादा क्लियर आपको लास्ट में होगा जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, तो वेट करते रहिएगा उस समय का जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो ये बात देखा गया न्यूलैंड्स जी के क्लासिफिकेशन में कि आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, आयरन, इनकी प्रॉपर्टी जो है इनके ऊपर वाले से मैच नहीं कर रही है। जबकि 8 है, जैसे देखिए यहां से चलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो इस आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी, ये बात कहा था न्यूलैंड ने। बट क्रोमियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच नहीं करती। ठीक उसी तरीके से इसकी टाइटेनियम की प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करती, इससे इसकी मैच नहीं करती, इसकी मैच नहीं करती। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, छोटा मोटा नहीं। वही बात लिखा गया है आपके बुक में सेकंड नंबर में। इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया कि द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो ऑक्टेव्स रूल दिया था न्यूलैंड जी ने, वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू, का मतलब क्या होता है तक। ये एप्लीकेबल मतलब सही हुआ, कहां तक सही हुआ, ओनली कैल्शियम तक ही सही है। कैल्शियम के बाद इनका जो रूल था वो अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है, सही नहीं होता है। समझ आई बात? तो अप टू मतलब तक, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है मतलब सही है। आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद द 8 एलिमेंट डिड नॉट possess प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। में बताया ना, ये फर्स्ट नाम दिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो जो क्रोमियम आठवां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करनी चाहिए थी, बट मैच नहीं करती। तो वही बात लिखा गया है कि आफ्टर कैल्शियम जो 8 एलिमेंट होता है डिड नॉट possess प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करती टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, उसके फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, गिनती यहां से करेंगे तो आठवां एलिमेंट कौन आएगा इसका, टाइटेनियम। तो इसका आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट, तो आठवां कौन आएगा, मैग्नीज आएगा। तो इस आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगी। तो यही इनका मेन ड्रॉबैक था, सेकेंड नंबर जो हम लोगों ने देख लिया। तो कैल्शियम के बाद इनका जो लॉ होता है वो फेल हो जाता है, अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके फर्स्ट वाले के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के सिमिलर होती है, ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाता। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद लास्ट इनका ड्रॉबैक क्या था। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट ड्रॉबैक किसका, न्यूलैंड जी के क्लासिफिकेशन का। हालांकि बात हम लोग पढ़ भी चुके हैं, क्या था देखिए कि न्यूलैंड ने पुट करना मतलब रखना होता है सम अनलाइक एलिमेंट। अनलाइक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते। ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक। लाइक मतलब एक जैसा एलिमेंट, अनलाइक मतलब अलग अलग तरीके का एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जो एक जैसे नहीं होते या जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसे नहीं होती, उन एलिमेंट को उन्होंने रख दिया इन द सेम ग्रुप, सेम ही ग्रुप में रख दिया। ग्रुप किसको बोलते हैं, ऐसे ये वर्टिकल जो आपको कॉलम टाइप का दिख रहा है इसको ग्रुप बोलते हैं। ये वाला भी एक ग्रुप है, 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 ये वाला भी एक ग्रुप है। ठीक है, तो सेम ग्रुप में रख दिया। एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने, आयरन वॉज प्लेस्ड विथ ऑक्सीजन। देखिए आयरन को इन्होंने ऑक्सीजन वाले ग्रुप में रख दिया है।
जबकि आयरन और ऑक्सीजन एक जैसे एलिमेंट नहीं है, अनलाइक एलिमेंट है। अनलाइक मतलब अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनको अनलाइक एलिमेंट बोला जाता है। अब बताइए, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, सब जानते हैं। लेकिन मेन रीजन ये है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है और आयरन मेटल है। जस्ट उल्टे हैं ये, ऑक्सीजन नॉन मेटल में आता है और आयरन मेटल में आता है। तो बताइए अनलाइक एलिमेंट हुए कि नहीं हुए? हुए। तो भी इनको एक ही ग्रुप में रखना सही था क्या? नहीं। एक ही ग्रुप में केवल वही लोग रहेंगे जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टी तो सेम थी, लेकिन आयरन की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी इन दोनों से। मेन रीजन यही है कि आयरन क्या है? मेटल, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। उसके बाद भी इनको सेम ही ग्रुप में रख दिया गया। बहुत बड़ी गलती थी कि नहीं थी? थी। तो आयरन वॉज प्लेस्ड विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर ऑल्दो इट्स प्रॉपर्टी वर वेरी डिफरेंट। और सल्फर से भी इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? बहुत डिफरेंट थी। समझ आ रहा है? क्योंकि सल्फर भी नॉन मेटल होता है और आयरन क्या होता है? मेटल। मतलब इन दोनों से, ऑक्सीजन और सल्फर, इन दोनों से आयरन की प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच नहीं करती है। ठीक है, तो ये अनलाइक एलिमेंट हुए। फिर भी इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। आयरन को इन्हीं के साथ इस ग्रुप में रख दिया गया है, जो कि नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। आपको पता होगा कि एक ही सेम ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैच करती है। जैसे यहां देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखिएगा आप लोग, इनको एक ही ग्रुप में ऐसे रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो ये एक जैसे एलिमेंट हुए। ठीक है। लाइक एलिमेंट्स उसको बोलेंगे ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। अनलाइक एलिमेंट्स उनको बोलेंगे ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, उनको अनलाइक एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे ये ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टी तो मैच करती है, लेकिन आयरन की नहीं करती। किनके साथ? ऑक्सीजन और सल्फर से। ऑक्सीजन और सल्फर से आयरन की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। बता दिया, आयरन मेटल है और ये दोनों नॉन मेटल है। तो प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, तो आयरन को यहां रखना नहीं चाहिए था। समझ में आया? और यहां पर भी है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रॉपर्टी मैग्नीज से मैच नहीं करती, बट ये बात बताया नहीं गया है। कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज भी टाइटेनियम से मैच नहीं करती, तो इनको भी यहां रखना नहीं चाहिए था। तो ये ही था इनका मेन ड्रॉबैक, 3। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे लोथर मेयर का। ठीक है, फिर उसके बाद मेन आ जाएगा मेंडलीफ क्लासिफिकेशन।